तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली जेई का डिटेल्ड ओवरव्यू, ठीक है। इस टॉपिक में आपको जो बच्चे मिलेंगे जिससे आप बात करोगे कॉल पे, उनको इससे भी बहुत ज़्यादा डिटेल पता है क्योंकि वो तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। बट आपको हम उतना ही कवर कराएंगे जितना आपके लिए सेल्स करने के लिए ओके है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, पर इतना ज़रूर पता हो कि आप किसी पेरेंट एंड स्टूडेंट से ढंग से बात कर पाए और उन्हें कम से कम ये ना पता चले कि आप साइंस बैकग्राउंड को समझते नहीं हैं, ओके। तो इतना बेसिक आज हमें इस बेसिक डिस्कशन में सीखना है। अगर आपको ये वाली स्लाइड याद हो तो ये हमने कल देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि JEE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। देन हमने देखा था कि जेई को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट का नाम होता है जेई मेन, दूसरे पार्ट का नाम है जेई एडवांस, ठीक है। जेई मेन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक स्टूडेंट जेई एडवांस में आगे जाकर नहीं बैठ सकता है। कल फिर हमने देखा था कि जेई मेन को कौन कंडक्ट करवाता है, जो पेपर बनाएगा भी और करवाएगा भी, वो कौन है? जैब। जेई एपेक्स बोर्ड नाम से एक अथॉरिटी है जो JEE मेन का पेपर इस साल से बनाएगी भी और करवाएगी भी। ये नाम और ये फुल फॉर्म्स आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं जेई एडवांस कौन कराता है, तो जेई एडवांस कल हमने देखा था टॉप 7 IITs जो हैं वो जेई एडवांस का पेपर करवाती हैं, उनमें से कोई एक। और मैंने ये भी बताया था कि इस साल कौन सी IIT करवाएगी? IIT मद्रास, जो हमारा जेई का पेपर करवाएंगे, ठीक है। देन 10th के बाद PCM सब्जेक्ट लेना होता है, तो उसके बाद आप ये पेपर दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमें IIT जैसे कॉलेजेस, NIT जैसे कॉलेजेस, GFTI जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो, राइट, इस तरीके से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। एंड लास्टली हमने देखा था कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कॉपी पेन वाला नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है ये, ठीक है। इतना हमने कल चीज़ें डिस्कस की थी। जो लोग आज भी आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा गो थ्रू रहेगा कि ये बेसिक हम कल बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि हम लोग सुनते हैं और हमने फुल फॉर्म्स भी डिस्कस की हैं कि IIT क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, आप में से कोई बताएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT क्या होता है कृतिका? बैठिए। अल्फिया, GFTI क्या होता है? टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे आ रहे हैं, लैक्स के नंबर में बच्चे कोटा में प्रिपेयर करने के लिए आते हैं या कहीं ना कहीं और अच्छी जगह जाते हैं, पर ये IIT और NIT इतना फेमस क्यों है? क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो कि IIT और NIT इतना फेमस है क्यों? ऐसी क्या बात है इन कॉलेजेस में जिसकी वजह से सब बच्चे इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं और इसके पीछे भाग रहे हैं? बैठिए। एक पॉइंट हमें पता चला कि जो भी इन कॉलेजेस से पास आउट होता है वो बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के बाद बहुत ही अच्छी MNCs में उनकी जॉब लगती है और उनके पैकेजेस भी इंक्लूडेड बहुत अच्छे होते हैं। एक वजह, और कोई गेस भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है आपको सही या गलत सारा कुछ पता हो कि ये फेमस क्यों होंगे। रेप्यूटेशन अच्छी है, कह सकते हैं, बिल्कुल। बहुत जगह आप देखिए वो अपने नेम के आगे IIT लगाते हैं। इनफैक्ट आप बड़ी बेसिक सी चीज़ देखिए, न्यूज़पेपर के ऐड में जब कोई एडवर्टीजमेंट देना होता है, इनफैक्ट मैरिज प्रपोजल भी, तब भी वो साथ में लगाते हैं कि लड़का IIT है या गर्ल यहाँ से पास आउट है। इतना बड़ा टैग बन गया है, पता तो चले कि है क्या। सब बच्चे लाखों की तादाद में तैयारी करने आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स की लाइन लगी हुई है, और जहाँ वो जाना चाहते हैं अगर हमें यही नहीं पता कि वो फेमस क्यों है, तो फिर आप बच्चों का माइंडसेट समझोगे कैसे, राइट? एक बार आप इन पॉइंटर्स को रीड करिए, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारे पॉइंटर्स पढ़ने हैं और आपको समझने हैं। बच्चों को तो ऑलरेडी पता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो तो इसकी तैयारी कर रहे हैं,
पर आप लोगों को जो नहीं पता है उनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से आगे कैसे बढ़ना है। जैसे सबसे पहले लिखा है, जैसे आप बता रहे थे कि रेप्यूटेशन अच्छी है, वो क्यों अच्छी है? क्योंकि इसे नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के लिए टॉप इंजीनियर्स IIT से ही आते हैं, उससे ऊपर वो किसी को नहीं मानते। तो जिसको गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती है वो तो फेमस होगा ही, राइट। सेकेंडली, इसकी जो डिग्रीज है, जो भी इन कॉलेजेस से पास आउट होता है वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो रिकॉग्नाइज होती है। स्पेसिफिकली खास तौर पे जैसे सर ने बताया कि उनकी प्लेसमेंट्स सबसे पहले बाहर की कंपनी बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हमारे अच्छे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अक्सर बाहर चले जाया करते हैं, फॉरेन चले जाया करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बेटर पैकेजेस, बेटर कंपनीज मिल रही होती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है। तो इसकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का, हर कंपनी का, हर कंट्री का अपना टॉप एग्जाम होता है, टॉप कॉलेज होता है, तो वो हर जगह मान्य होता है, ठीक है। देन जैसे आप मैंने बताया कि स्टूडेंट्स जो यहाँ से पास होते हैं वो उनकी जो डिग्री होती है वो बेसिकली वो अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। सबसे ज़्यादा ट्राई किया जाता है कि हम इस वाले बंच को अपनी कंपनी में ले लें, क्योंकि इनका जो माइंडसेट होता है ना, जो बच्चों को तैयारी हम अभी से करवाते हैं और आगे जाके वो जो वो कॉलेज में सीखते हैं, हम उनको ये सिखाते हैं कि आपको जॉब ढूंढनी नहीं है, आपको जॉब बनानी है। अगर वो लोग भी जॉब ढूंढेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट। उनका माइंडसेट ही ऐसा तैयार किया जाता है कि कल को जाकर वो अपना एक स्टार्टअप शुरू करें, अपनी एक कंपनी शुरू करें और जॉब्स को क्रिएट करें इंडिया में। अगर वो भी इतने अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने के बाद जॉब ही ढूंढेंगे तो फिर जो लोग नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं, वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सभी जॉब ढूंढेंगे तो फिर क्रिएट कौन करेगा? इसीलिए गवर्नमेंट भी इन्हें साथ देती है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स देखें जो IIT IIM लोगों ने जो पास किया है वो लोग इनिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि जो एक्चुअली चीज़ें हैं वो क्रिएशन में ज़्यादा है, जॉब में नहीं, ठीक है। देन ये आपको वो बच्चे वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पहुँचते हैं। हमने कल भी सुना था कि JEE एडवांस का जो पेपर है वो टॉप सेकेंड टफ एग्ज़ाम है इंडिया का। अब इतना टफ एग्जाम क्लियर करके अगर कोई बच्चा वहाँ पहुँच रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो बच्चे की माइंड की क्वालिटी है या उसका जो समझने का तरीका है वो बहुत ही पॉलिश्ड है, वो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो अच्छे बच्चों का जो बंच है वहाँ से निकलता है। एंड फाइनली इन कॉलेजेस में बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती। जैसे इतने इंटेलिजेंट तो ये हैं कि इनको कोई बुक पढ़नी है, कोई कंटेंट क्लियर करना है, कुछ समझना है, वो तो वो खुद ही कर लेंगे, क्योंकि वो इतनी तैयारी करके ही तो कॉलेज में पहुँचे हैं। तो बुक्स पढ़ना, चीज़ों को समझना उनके लिए मुश्किल नहीं है। इसीलिए इस तरीके के कॉलेज में इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उनको जॉब रेडी बनाया जाता है, या मार्केट रेडी एक सही वर्ड है, मार्केट रेडी बनाया जाता है। जैसे आप हैं, मैं हूँ, जब भी मैंने कभी जॉब ज्वाइन किया या आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि हमें पहले समझना पड़ेगा कि काम चलता क्या है। इनका माइंडसेट, इनकी स्पेशलाइजेशन, इनकी पढ़ाई इस तरीके से कराई जाती है कि इंस्टेंटली इनको सिखाने में टाइम नहीं लगेगा। जहां हमें कम से कम 15 दिन या 1 महीना या 1 साल लग सकता है किसी चीज़ को सीखने में, ये बहुत जल्दी, बहुत कम समय में एक एवरेज पर्सन के हिसाब से उसको सीख जाएंगे और इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, क्योंकि इनका माइंड उतना तैयार किया गया है कि वो इतना जल्दी ये सारी चीज़ें लर्न भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ये फ़र्क है वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स में और नॉर्मल कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स में, ठीक है। इनफैक्ट हमारे यहाँ मोशन में भी बहुत सारे सीनियर्स हैं और बहुत सारे कलीग्स हैं हमारे जो खुद भी IIT और IIM से पास आउट है और हमारे साथ यहाँ काम करते हैं। आपने मैनेजमेंट का भी तो देखा था ना कि बहुत सारे, जैसे लव सर थे, उन्होंने IIT बॉम्बे से पास आउट किया है, NV सर, स्वाति मैम खुद भी इस पर्टिकुलर जर्नी से निकल चुके हैं। हमारे पास और भी 2-3 मैनेजर्स हैं जो कि IIT पास आउट हैं। हमें पता है कि उनसे बात करने का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। आइडियाज़ की जहाँ बात आती है सबसे पहले हम उन्हीं को अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। वो कहीं पे गूगल पे सर्च करके रेफरेंस नहीं ढूंढेंगे अगर मैंने उन्हें कोई चीज़ ढूंढने को दी है। उनका माइंड इस तरीके से तैयार है कि वो किसी और नज़रिए से ही देख के हमें बताएंगे ये क्यों नहीं हो सकता। तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल कॉलेज की पढ़ाई में और एक अच्छे लेवल के कॉलेज से जब आप पढ़ते हो, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की तैयारी कराते हैं। बुकिश तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, वहाँ पहुँच ही गए हो तो पढ़ ही लोगे, राइट। दैट्स वाई ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से IIT, NITs, GFTI इनफैक्ट ये फेमस हैं, बहुत ही नामी कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चा जाना चाहता है
और वो टैग लेना चाहता है कि वो लाइफ में अच्छा कर सके। ठीक है, बच्चों को ऑलरेडी पता है, आपको नहीं पता था, सिर्फ इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। ये बात आपको कॉल पे या कहीं पे कहनी नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं जेई मेन की कंडक्टिंग अथॉरिटी के बारे में बात होगी कि ये पेपर कौन करवाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये पेपर कौन कराता है, जेई एपेक्स बोर्ड, जो कि इस साल से ही कराएगा। एक बार आप इस डिटेल्स को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रीड किया क्या आप लोगों ने? ठीक है, यहाँ देखिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेई का जो जेई मेन का पेपर है वो अब से जेई एपेक्स बोर्ड कराएगी, ताकि जो सारी इनकी जो प्रोसेसेस हैं, इनका जो भी हैसल होता है वो कम हो और वो ढंग से कंडक्ट कराया जा सके। इससे पहले 2024 से पहले कौन करवा रहा था, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पर अब जेई के लिए एनटीए का सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे रोल नंबर्स प्रोवाइड करना, स्लिप्स जनरेट करना, अगर कुछ करेक्शन है फॉर्म में वो करना, सेंटर अलॉट करना, रैंक्स निकालना, ये सारा बाकी का काम एनटीए करेगा। बट पेपर करवाएगा कौन, कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन मानी जाएगी, जैब। ठीक है, देन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सीखने की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि पहले आपने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, पहले आपने केमिस्ट्री किया, या पहले आपने मैथ्स किया। एक तो ये चीज़, कितनी देर में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इस तरीके का एनालिसिस भी इस पेपर से मिलता है। तो आप देखो इंजीनियर्स को कितनी माइन्यूट तरीके से हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। क्योंकि कल अगर आपको याद हो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बच्चों को अगर रैंक डिसाइड करवाना है, तो अगर किसी ने देर में भी पेपर अटेम्प्ट किया है और उसके 250 मार्क्स हैं, और किसी ने जल्दी पेपर अटेम्प्ट किया है और उसका भी 250 मार्क्स है, तो जल्दी वाले को ही पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, तो हम ये सारे एनालिसिस इसकी मदद से कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का भी बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। एंड फाइनली जेई मेन टोटल 13 लैंग्वेजेस में करवाया जाता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, 13 भाषाओं में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। आपको ये लैंग्वेजेस याद नहीं करनी है, जस्ट कीप इन माइंड कि ये नंबर होगा, 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है इंडिया के अंदर, इतना बहुत है। ठीक है, कंडक्टिंग अथॉरिटी लिख लीजिए जैब, एंड जेई मेन 13 लैंग्वेजेस में कराया जाता है, इतना आपके लिए बहुत है याद रखना। चलें आगे। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस वेरी स्लाइड, इसको हमें बड़े ध्यान से डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी जेई मेन के बारे में है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, देन मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना कोर्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। हो गया? अब देखिए, सबसे पहली लाइन में लिखा है कि जेई मेन का जो पेपर है उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। इसका कहने का मतलब है कि जब भी स्टूडेंट्स जेई मेन के पेपर में बैठते हैं, उनकी एज के बजाय हम किसी और क्राइटेरिया को देखते हैं कि जेई मेन का पेपर कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। चाहे बच्चा 15 साल की उम्र में 12th में आके ये पेपर दे, चाहे वो 16 साल के हों, 17 साल के हों, 18 साल के हों, एज इसका क्राइटेरिया नहीं है। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि जेई मेन में बैठने की एज लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे कोई एज लिमिट है ही नहीं, राइट? ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस पे एज लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, जब एज नहीं लगती तो क्या लगता है, कैसे पता चलेगा बच्चा जेई मेन का पेपर दे सकता है नहीं? उसका आंसर है सेकेंड लाइन में, बच्चे को या तो 12th में होना चाहिए, या फिर 12th के 1 साल के बाद वो ड्रॉप कर ले, फिर वो पेपर दे सकता है, या तो फिर आखिरी चांस उसको एक और दिया जाएगा कि 1 साल और ड्रॉप कर ले। ड्रॉप का मतलब होता है कॉलेज में एडमिशन ना लेना और सिर्फ इस पेपर की तैयारी करना। जिनको ड्रॉपर का मतलब नहीं पता है, मैं उनके लिए ये रिपीट कर रही हूँ। तो आपको याद रखना है कि ओवरऑल जो जेई का पेपर है, या तो वो बच्चा 12th के साथ दे सकता है, 12th के बाद 1 साल बाद फिर दे सकता है, या फिर 1 साल बाद और दे सकता है। तो टोटल 3 बार, यानी कि 3 साल तक वो ये पेपर कंटिन्यूसली, कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि लगातार दे सकता है। ठीक है, तो बच्चे को कितने चांस मिले? 3।
तो अगर इन 3 सालों में जेई मेन का पेपर अच्छे से किसी भी साल में हो गया तो वो जेई एडवांस में आगे बढ़ जाएगा, और अगर उसके अच्छे मार्क्स आए तो कॉलेज तक पहुंच जाएगा। पर अगर उसके इसमें ही ढंग से नंबर नहीं आए तो वो सिर्फ 3 बार ही ट्राई कर सकता है 3 साल के अंदर। उसके बाद उसे ये होप छोड़नी पड़ेगी और किसी नॉर्मल या प्राइवेट कॉलेज से ही एडमिशन लेकर काम खत्म करना होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और कल मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, यहां देखिए, जेई मेन साल में 2 बार करवाया जाता है। ये जैब और एनटीए ने ही डिसाइड किया था शुरू से कि जेई मेन हम 2 बार जनरली करवाते हैं। एक पेपर हो चुका है जनवरी में, इसी जनवरी में हो चुका है, 24 जनवरी से 1 फरवरी। जिन बच्चों के इस वाले पेपर में अच्छे नंबर आ गए हैं उनको दूसरा पेपर देने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि मेरा पहला पेपर बढ़िया नहीं हुआ, मेरे तो सिर्फ 82% ही आए हैं, तो इसमें तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरा अटेम्प्ट भी दे के देख लेना चाहिए कि क्या पता मेरे जो नंबर है, मेरी जो परसेंटाइल है वो इम्प्रूव हो जाए। तो बच्चों की मर्जी है, उनको देना है तो वो एक भी दे सकते हैं, उनको देना है तो वो दोनों भी दे सकते हैं। इट इज अप टू देम। जिसमें ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे वो हम काउंट कर लेंगे, बस ये सिंपल है, आप समझ लीजिए, ये प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, जिस भी पेपर वाले अटेम्प्ट में बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं वही मार्कशीट जेई एडवांस के लिए लगाई जाती है। तो बच्चा अपनी इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा दे सकता है, और जिसके इसी अटेम्प्ट में 95 या 99 आ गए हैं वो तो दोबारा देंगे ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे चल चुके हैं, तो दोबारा उनको देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना, उन्हें पता है कि वो आगे चले जाएंगे। तो आप देखिए, अगर मैं बात करती हूं, एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है, हम पेपर दे सकते हैं 3 साल तक, तो कितने अटेम्प्ट हो गए? 6। तो इससे क्वेश्चन आपकी टीम लीडर पूछ सकते हैं कि अच्छा चलिए ये बताइए, एक बच्चा जेई मेन के ओवरऑल कितने अटेम्प्ट दे सकता है? तो मैं बोलूंगी 6। कितनी बार ट्राई कर सकता है? 6। पर अगर मैं इसी सवाल को पूछूं कि कितने साल तक बच्चा जेई मेन के पेपर के लिए एलिजिबल है, तो आपका आंसर होगा 3। तो अटेम्प्ट और ईयर वाइज कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके टीएल मेक श्योर करेंगे कि आपको पता हो। क्योंकि बच्चों का फोन आएगा, सर मैंने ना 2022 में, या मैम मैंने ना 2022 में 12th करी थी, तो क्या इस साल मैं पेपर दे सकता हूं? तो आप मुझे बता दो, आपके इंस्टीट्यूट से मुझे कोचिंग मिलेगी? आपका ध्यान भी नहीं रहेगा और आप उसे एक्सप्लेन करने लग जाओगे कोर्स, पर एक बार याद कर लेना कि क्या वो इस साल पेपर दे भी सकता है। कई बार ये बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो एलिजिबल हैं या वो एलिजिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको एज अ काउंसलर बता दिया जाता है कि ये चीज़ आप पूछिए उससे कि बेटा 12th कब करी थी आपने, किस साल आपने 12th पास आउट की थी, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 साल तो उसके बाद निकल गए, अब 2025 का अटेम्प्ट वो थोड़ी दे पाएगा। अगर उसने 2022 में अपनी 12th कर ली है तो 2022 का जो चांस है वो तो हो गया, 2023 भी चला गया, 2024 का पेपर तो अभी हो ही रहा है, इस साल अगर होगा तो होगा। वो कह रहे हैं नहीं मुझे तो अगले साल देना, तो 2025 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। यहीं पे उसके वो 3 साल हो चुके हैं, अब उसने अपना चांस गवा दिया। तो आपको बड़े ध्यान से बच्चों की बात सुननी है, जो भी आपसे कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो 2 साल हो गए ड्रॉप लिए हुए, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो सोचा दोबारा दे लूं, तो आप पता लगाइए कि पहले वो दोबारा दे भी सकते हैं नहीं। कई बार बच्चों को पता होता है और वो कॉल पे टाइम पास भी करते हैं, सारे सिंसेयर स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, बच्चों का मन है, वो तो बच्चे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो एज अ काउंसलर आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। तो आपको याद हुआ कि जेई मेन का पेपर साल में 2 बार होगा, 3 साल तक हम उसे लगातार दे सकते हैं। नाउ इस वर्ड पे आप फोकस करिए, लगातार का मतलब है अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इस साल 12th में आई हूं, अभी मेरा एडमिशन हो गया है 12th में, तो मेरा बोर्ड का एग्जाम कब होएगा? 2025 में होएगा मेरा बोर्ड का पेपर। तो मैं यहाँ 2025 लिख दूं तो आप समझ जाएंगे। अब मेरा 12th का जो पेपर है वो इस साल होगा और मेरा जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट होगा वो भी इसी बार होगा। मैंने ये नहीं दिया,
मेरी मर्जी, मुझे नहीं देना था, ठीक है। फिर 2026 आया, अब मैंने ड्रॉप ले लिया है, तो इस साल मैं पेपर दे सकती हूँ। तो मैंने जनवरी वाला पेपर भी दे दिया, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। मैंने अप्रैल वाला पेपर भी दे दिया, मेरे एवरेज नंबर आए, ज़्यादा अच्छा कॉलेज मुझे मिला नहीं। मैंने कहा छोड़, मुझे अब इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, मैं बैंक की तैयारी करूंगी या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, छोड़ो। तो मैंने ये वाला जो साल है ये छोड़ दिया और मैं यूपीएससी या बैंकिंग की तैयारी करने चली गई। अब मैं वापस आई 2028 में, तो क्या मैं अपना बचा हुआ अटेम्प्ट दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि 3 साल लगातार ही मेरे पास मौका है एनटीए और जैब की तरफ से। मेरी गलती कि मैं ही इसको छोड़ के तैयारी करने चली गई। अब आप कभी भी वापस आओ, आपको पेपर देना अलाउड नहीं है। आपका टाइम खत्म हो गया, आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए। आप दो या ना दो, आपकी मर्जी। आपकी गिनती तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप 12th क्लास में इसका फॉर्म भर देते हो। जैसे ही आपका 12th में रजिस्ट्रेशन होता है, आपका डेटा पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार चांस छोड़ दिया, मान लीजिए मैंने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो अब मेरे पास सिर्फ लास्ट चांस है। ये 2 नहीं दिए तो मेरी गलती है। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए कोई वेट थोड़ी करेगा कि नहीं नहीं एनटीए या जैब ने, मैंने तो 2 दिए ही नहीं है, तो मेरे तो सारे अटेम्प्ट पेंडिंग है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इन्हीं लोगों को फ्री नहीं करोगे तो जो और बच्चे हर साल 12th पास करके इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनको कैसे निपटाओगे? इतने तो कॉलेज ही नहीं है, सीट भी नहीं है। तो इसीलिए हमें ये लिमिटेशन लगानी पड़ती है। तो ये लिमिटेशन एनटीए ने सेट की हुई है, जिसके लिए बच्चों को ओबे करना पड़ता है। उनकी मर्जी, वो 12th के साथ दे दें, बढ़िया है, नहीं दिया तो चांस खत्म, फिर वो इसके बाद देंगे। क्योंकि ये जो गिनती है ना, वो 12th क्लास से शुरू हो जाती है, चाहे आप दो या ना दो। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो अपना अटेम्प्ट वेस्ट करते हैं या फिर वो प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं या फिर वो सीरियसली दे देते हैं। पर यहाँ इंतजार नहीं किया जाएगा, नहीं दिया तो नहीं दिया। क्लियर है? इसमें पक्का कंफ्यूज तो नहीं होंगे? श्योर? चलिए, तो हमने ये क्लियर कर लिया कि एज लिमिट नहीं होती। हमने ये क्लियर कर लिया कि कौन बच्चे किस हिसाब से इस पेपर को दे सकते हैं, 12th क्लास के हिसाब से दे सकते हैं। फिर हमने देखा 3 इयर्स तक अगर लगातार आप दे सकते हो तो ठीक है, बीच में छोड़ दिया तो आपकी गलती। उसके बाद अगर आप वापस आके देना चाहोगे ये पेपर तो नहीं दे पाओगे। 15, हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आपका 3 साल का काउंट आपकी 12th के हिसाब से चल रहा है। आप इसमें से कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी इन्हीं 3 साल के अंदर करो, आपको जो करना है बिल्कुल दे सकते हो आप ये दो छोड़ दो, ये दे दो, ये दे दिया, ये नहीं दिया, यहाँ दे दो, फिर यहाँ दे दो, जो भी होगा 3 साल के अंदर होगा। हाँ, मतलब जिस साल आप 12th में आते हैं उसी साल जब आपका बोर्ड होता है, बोर्ड के आसपास ही ये वाला पेपर भी हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर जो बच्चे इस साल 12th में हैं, जनवरी में वो एक बार ये पेपर दे चुके हैं, फिर उन्होंने अपना बोर्ड दिया मार्च के अंदर, बोर्ड्स आज खत्म हो गए हैं, अब दूसरी बारी आएगी उनकी अप्रैल में। तो 12th के साथ ही ये शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इस पेपर को देने के लिए 12th क्लास में ही एलिजिबल होते हैं। 11th में कोई पेपर नहीं होता है, 11th में बस तैयारी होती है। इसमें कोई और कंफ्यूजन है? तो बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि मैं दे सकता हूं या नहीं, दे सकती हूं या नहीं, तो आपको बताना है, ठीक है? यस, नो, एनीथिंग? ठीक है। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। 12th के मार्क्स का क्राइटेरिया देखिए। 12th के मार्क्स हमेशा आपके कॉलेज एडमिशन के लिए काम आते हैं, ये बात आप याद रखिए, ठीक है? तो यहां लिखा है कि अगर आपके 12th में आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है तो कैटेगरी तो आएगी, ठीक है? जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए 12th क्लास में, तब जाके आपको आईआईटी कॉलेज मिल सकता है। नीचे वाले तो आराम से ही मिल जाएंगे, उसकी लड़ाई तो है ही नहीं। लड़ाई किसकी है? टॉप कॉलेज की। तो आईआईटी ने पिछले साल कहा था, अगेन आई एम टेलिंग, ये पिछले साल का अपडेट है, 2024 में तो पेपर हुआ ही नहीं है, तो अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया,
तो ये 2024 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2023 में पिछले साल कहा था, एक जनवरी में एक नोटिस आया था और एक न्यूज़पेपर में ऐड भी आया था कि आईआईटी कॉलेज उन बच्चों को ही एडमिशन देंगे जिन्होंने एडवांस क्लियर कर लिया है और उनके 12th में अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 75% से ज़्यादा या 75% तो आने ही चाहिए। अगर बच्चे के 74.9 भी है ना, तब भी उसका एडमिशन नहीं होगा, ये लास्ट ईयर कहा गया था। और अगर बच्चा रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब एससी या एसटी में है तो उसके लिए क्राइटेरिया है 65% या उससे ज्यादा, वरना आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर कोई टीम लीडर या कोई स्टूडेंट्स आपसे पूछे तो क्या इस साल भी ऐसा होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि बच्चे या सर ये लास्ट ईयर का अपडेट है जब पेपर हो चुका था और कट ऑफ आ चुकी थी, इस साल पेपर हुआ ही नहीं है, कट ऑफ आई ही नहीं है, तो इस साल का तो अभी कंफर्म कर नहीं सकते। जब कट ऑफ आएगी डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि 70% पे भी एडमिशन होगा, 75 पे होगा या किस पे होगा। जब पेपर हुआ ही नहीं तो पता ही नहीं कि टॉप कौन करेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जेईई मेन में आप बैठ सकते हो अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगेन आपने पूरा क्वेश्चन नहीं सुना। जेईई मेन के पेपर में क्या आप बैठ सकते हो अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं? तो बैठने के लिए हमने रोका है क्या? ये बात चल रही है एडमिशन की कॉलेज में। पेपर में बैठने से आपको रोक कौन रहा है? जनवरी में कोई रिजल्ट आता है तो फिर हमने रोका, हम तो पेपर जैन में करा रहे हैं तो बैठ सकते हैं ना। अप्रैल में कोई रिजल्ट आता है, परसेंटेज तो आई ही नहीं तो पेपर तो हो रहा है ना, तो बैठने से कोई रोक ही नहीं रहा। परसेंटेज का क्राइटेरिया हमेशा कॉलेज वाले मांगते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये परसेंटेज है। पेपर में तो आप बैठ सकते हो, पेपर में बैठने से आपको कोई नहीं रोक रहा। पेपर अलग है, जेईई मेन के 12th क्लास अलग है, ठीक है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सोच लो दोबारा, मैं दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, गलती होगी तो फिर गड़बड़ है। इससे नीचे वाले मिल जाएंगे। मान लो आपके 70% है तो एनआईटी कॉलेज मिलेगा आपको। ये जो नखरा होता है ना वो टॉप कॉलेजेस का होता है और कट ऑफ हमेशा टॉप से स्टार्ट होती है देन नीचे तक आती है। तो कुछ खास तौर पे आईआईटीज हैं जिन्होंने अपनी परसेंटेज सेट कर रखी होती है कि मेरी आईआईटी कॉलेज में 72% से नीचे वाले बच्चे आएंगे ही नहीं, फिर वो कितने भी बड़े टॉपर हो जेईई मेन के या जेईई एडवांस के। समझ रहे हो आप? तो कॉलेज अपना अपना कट ऑफ डिसाइड करता है अपने अपने स्टूडेंट्स को लाने के लिए, और ये हमेशा पेपर हो जाने के बाद ही फाइनल होता है। जैसे ही जेईई मेन का ये पेपर अभी अप्रैल में होगा ना, एक कट ऑफ आ जाएगी दोनों अटेम्प्ट को मिला के, तो जेईई मेन के बेसिस पे हमें एनआईटी मिल जाते हैं, एडवांस के बेसिस पे हमें आईआईटी मिलता है, मेन के बेसिस पे एनआईटी और नीचे वाले कॉलेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। तो मेन का तो सॉर्ट होने वाला है जैसे ये पेपर होगा और रिजल्ट आएगा कि एनआईटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, पर आईआईटी तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एडवांस नहीं होगा, और एडवांस कब है? 26 मई को। तो उसके बाद की कहानी उसके बाद ही होगी, उससे पहले आप कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये परसेंटेज कॉलेज में एडमिशन लेने की है, पेपर में बैठने से आपको कोई भी नहीं रोक रहा है, ठीक है। एक और चीज़, बहुत बच्चे आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे मैंने ना 10th क्लास के बाद ना वो पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा किया है, मैं किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से नहीं हूँ, तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ जेईई मेन का? तो आपको बोलना है यस, कोई भी डिग्री जो 12th या 12th के बराबर मानी जाती है उससे बच्चा जेईई मेन के पेपर में बैठ सकता है, ठीक है। तो बच्चे ने चाहे ओपन स्कूल से अपना 12th किया हो, चाहे स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से किया हो, या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हो जो कि 3 साल का होता है, वो 12th के बराबर माना जाता है। ये सभी बच्चे जेईई मेन के पेपर में बैठ सकते हैं और इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ट्राई तो सब कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सिलेक्शन होना ना होना, उनकी परसेंटेज मैटर करना, कट ऑफ का निकलना एक अलग बात है, पर ये सभी बच्चे इस मेन के पेपर में बैठकर अपनी इंजीनियरिंग के लिए एफर्ट दे सकते हैं। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? याद रहेगा
कि सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले, NIOS यानी कि ओपन स्कूलिंग वाले, स्टेट बोर्ड वाले, सेंट्रल बोर्ड वाले, सब। नहीं नहीं, 10th के बाद भी होती है। 10th के बाद वाले जिन्होंने करा है वो, 12th के बाद वाला इसमें काउंट नहीं होता। नहीं नहीं, उनको कोई 12th नहीं देनी है। उनकी वो जो 3 साल का मार्क्स होगा ना, जो उनके डिप्लोमा के 3 साल के नंबर होते हैं, उसकी एक मार्कशीट आती है, वो उसी मार्कशीट से आगे चल के कॉलेज में अप्लाई करेंगे उनको। हाँ हाँ, अगर वो मेंस में पास होते हैं तो वो एडवांस भी दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ये बोर्ड वालों के लिए है, उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। वो जैसे ही उनके ना CGP और पॉइंटर मार्क्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो हर कॉलेज, क्योंकि वो IIT में नहीं जा सकते, IIT का तो क्राइटेरिया क्लियर है, उनको NIT, GFTIs या IIITs और बहुत सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं, IIT नहीं लेता है, ठीक है। IIT सबसे ऊपर है तो उसके नखरे अलग ही चलते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो टॉप बन नहीं गया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखने ही पड़ते हैं, इसलिए ये क्राइटेरिया सिर्फ कॉलेज में एडमिशन के हैं, प्लीज इसे भूलिएगा मत। क्लियर है? देन हमने ये डिस्कस कर लिया, ये पॉइंटर डिस्कस किया, 3 साल वाली बात डिस्कस करी। परसेंटेज आपको याद रखनी है पिछले साल के हिसाब से, जब 2024 की आएगी मैं वो भी आपको बता दूंगी। नहीं, OBC के लिए ये परसेंटेज रहेगी 70%, पिछले साल की है। इस साल की आएगी तो मैं बेटर आपको बोलूंगी कि आप इस साल की याद रखना, ये तो सिर्फ मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, ठीक है। देन अगर आप इस सारे एग्जाम को दे देते हो और पास हो जाते हो तो फिर आपको कौन सी डिग्री मिलती है, क्या ग्रेजुएशन होएगी आपकी? बीटेक सिविल में हो सकती है, मैकेनिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, जिसमें बच्चे का रैंक आए, ठीक है। साथ ही साथ ये पेपर बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आप याद रखिए, जेईई में ये होता है जॉइंट। जॉइंट का मतलब है इंजीनियरिंग तो है ही, बीटेक तो करोगे ही आप, साथ ही साथ इस पेपर के 2 पार्ट्स और होते हैं। एक पार्ट में आप बी आर्किटेक्ट बन सकते हो, मतलब बैचलर्स इन आर्किटेक्चर, एंड फिर दूसरा आप कर सकते हो बैचलर्स इन प्लानिंग। जैसे ये प्लॉट कटते हैं, सोसाइटी बनती है, नक्शे बनते हैं, आप इस वाले प्रोफाइल को समझिए, ये वो प्रोफाइल होता है जो बैचलर्स इन प्लानिंग से करके आता है। एक सोसाइटी डिसाइड करना, ये कैसी यहाँ पर प्लॉट कटेंगे, जैसे आपकी यहाँ पे UIT है, शॉप्स और वो प्लॉट्स और पूरा एरिया डिफाइन करते हैं, इस तरीके की जॉब्स बी प्लानिंग को करने के बाद लग सकती हैं। तो ये पेपर 3 हिस्सों में होता है, बीटेक वाला हिस्सा भी होता है, बी आर्किटेक्ट वाला हिस्सा भी होता है, बी प्लानिंग वाला भी होता है। पर कोटा में इंस्टीट्यूट फेमस किसके लिए है? इसके लिए। हमें बाकी दोनों पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी तैयारी हम कराते ही नहीं है, हम कराते हैं बीटेक वाले हिस्से की तैयारी। तो उसी की जानकारी आपको रखनी है और बच्चे भी आपको उसी रिलेटेड ही कॉल करेंगे, कोई ये वाले कॉल नहीं आते। ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि JEE एक ऐसा एग्जाम है जिससे इन 3 तरीके की डिग्रीज को किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? श्योर? देन सबसे लास्ट वाली लाइन हम फोकस करते हैं। अब पेपर की एज लिमिट पता चल गई, अटेम्प्ट्स पता चल गए, कब तक दे सकते हैं पता चल गया, 12th के मार्क्स पिछले साल के पता चल गए, डिग्री पता चल गई, 1 साल में पेपर हो कितनी बार रहा है ये पता चल गया। ये सारा एफर्ट किसके लिए है? कॉलेज लेने के लिए। इतनी मेहनत वहीं जाने के लिए तो कर रहे हैं। अब कॉलेज दिलाने वाली अथॉरिटी कौन है? जेई मेन का पेपर देने के बाद भी आपको कॉलेज मिलता है और जेई एडवांस के बाद भी कॉलेज मिलता है, बच्चे की मर्जी है, ठीक है। अगर वो जेई मेन के बाद खुश है कि नहीं मेरे को बढ़िया NIT मिल गई है, मुझे नहीं जाना IIT के लिए, तो मत दे वो पेपर एडवांस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपलसरी थोड़ी है। आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो आप पेपर दो, नहीं जाना है इसी से सेटिस्फाइड हो तो छोड़ दो, ठीक है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो एनी हाउ आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये सारी लड़ाई हो रही है कॉलेज में जाने के लिए, तो यहाँ एक वर्ड लिखा है, वो है काउंसलिंग अथॉरिटी। मतलब पेपर देने के बाद बच्चों की एक काउंसलिंग करवाई जाती है इसके द्वारा, इसका नाम है जोसा।
जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये जेई मेन में पास हुए वाले, अच्छे नंबरों से पास हुए वाले बच्चों को मेल करती है। जेई एडवांस में भी इसी से थ्रू एडमिशन्स होते हैं। तो ये बच्चों को बुलाते हैं एक सेंटर पे, एक जगह पे, और उनको बताते हैं कि आपके इतने नंबर आए हैं, इतना रैंक आया है, तो आपको हम बीटेक इस कॉलेज में दे सकते हैं, बताओ करनी है? तो बच्चे को पूछा जाता है कि आपको इस कॉलेज में मैकेनिकल मिल रही है, इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, और इस नंबर के हिसाब से इस कॉलेज में आपको सिविल मिल रही है, बताइए क्या चूज करेंगे आप? अगर बच्चे ने चूज कर लिया तो उसका एडमिशन वहीं डन हो जाता है और उसको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है, कहानी खत्म हो जाती है। पर अगर बच्चा मना कर दे, नहीं सर मेरे को तो उसी कॉलेज से करनी है और मेरी ये पसंदीदा स्ट्रीम है ही नहीं, मेरे को तो करनी ही कंप्यूटर साइंस है और मेरे को करनी ही आईआईटी बॉम्बे से, तो वो अपनी सीट छोड़ देता है और अगले साल फिर से हमारे पास तैयारी करने के लिए आ जाता है। तो बच्चों के पास ऑप्शन है, दे कैन टेक द सीट और दे कैन लीव इट, ताकि उससे नीचे वाले बच्चे को मौका मिल जाए और वो सीट ले ले। ठीक है, तो बच्चे अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें दोबारा ट्राई करना है एग्जाम देने के लिए या यही उनके लिए सफिशिएंट है। पर जेई मेन के हिसाब से और जेई एडवांस के हिसाब से दोनों से कॉलेज मिलते हैं। अब ये बच्चे के ऊपर है उसे कितना बड़ा एम करना है। कम वाले में सेटिस्फाइड है तो बढ़िया है, ज़्यादा में जाना है, टैग चाहिए आईआईटी का, तो करो मेहनत और आगे बढ़ो। ये क्लियर हो रहा है? तो कॉलेज दिलाने का काम, काउंसलिंग का मतलब है ये उनको बुला के ऑप्शंस देते हैं कि आपके इतने नंबरों पे आपके हाथ में कौन से कॉलेज आए, हाँ करो और आगे चलिए। तो कॉलेज कौन दिलाता है? जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। काउंसलिंग अथॉरिटी का मतलब है जो कॉलेज में सीट्स दिलाती है। ओके, एंड कंडक्टिंग अथॉरिटी का मतलब है जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, बनाते हैं। इन दोनों वर्ड्स में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज कीप इन माइंड, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कंडक्टिंग अथॉरिटी जो पेपर बनाती है एंड करवाती है, एंड काउंसलिंग अथॉरिटी का मतलब है जो कॉलेज में सीट्स का आइडिया बच्चों को देती है बुलाकर कि आपको ये इस रैंक पे मिल सकता है। इस स्लाइड को ढंग से पढ़ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन या कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आ रही है तो पूछिए। दो ड्रॉप मतलब? हाँ, 2 बार ड्रॉप लेके वो पेपर दे सकता है। 12th में ड्रॉप थोड़ी होगा, 12th तो पढ़ रहा है। 12th के बाद 2 ड्रॉप, 12th के बाद ही। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कॉलेज ना लेना और खाली बैठना। तो 12th करने के बाद ही तो कॉलेज करेगा ना। तो 12th वाला हो गया, 12th के बाद 1 साल वाला ड्रॉप, फिर दूसरे साल वाला ड्रॉप, ये 3 अटेम्प्ट वो दे सकता है। और उसके एक और, जी हाँ जी, 3 ड्रॉप है, 3। पढ़ लीजिए, बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं, आप शायद इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि और क्या समझ सकते हैं आपकी बच्चा, और क्या पूछ सकता है, या आपके दिमाग में जेई को समझने के बाद अगर कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए। देखिए, मैं एक 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और 2025 में मेरा 12th का बोर्ड होने वाला है। तो एक मेरे पास ये चांस है, इस साल के अंदर मैं 2 बार फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट जेई का दे सकती हूँ। ठीक है, मैंने दे दिए दोनों। फिर आया 2026 जिसमें मैंने ड्रॉप लिया, मतलब 13 क्लास। ठीक है, यहाँ पर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ा फिर से, क्योंकि ये दोनों मेरे अच्छे नहीं थे। नॉट गुड का मतलब है कॉलेज लेने लायक नंबर नहीं आए थे। वैसे तो मैं पास हो गई थी, 100 में से 33 वाला पास होता है ना, पर इसमें पास होना काफ़ी नहीं है, बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, यहाँ मेरे पास नंबर आ गए 92 परसेंटाइल। 92 पे कॉलेज मिलता है, बढ़िया। अब मेरी मर्जी कि मैं ये पेपर दूं या मैं ना दूं, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा।
तो मेरे पास चांस है मैं यहीं से जोसा को कनेक्ट कर सकती हूँ, ये जोसा का मेल आ जाएगा और मुझे सीट मिल जाएगी मेरी मन मर्जी की, अगर मैं इतने में खुश हूं तो। ठीक है, पर मैं खुश नहीं थी। ठीक है, तो मैंने इस साल इसको भी अटेम्प्ट कर लिया ऐसे शौक शौक में, तो पता चला इसमें तो मेरे 85 ही आए। साल वेस्ट, मेरे को इस साल एडमिशन लेना ही नहीं है जो मुझे सीट मिल रही है। फिर मेरे पास आखिरी अटेम्प्ट बचा 2027, मतलब 14th क्लास। मुझे फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ा। ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, एक साल का रिजल्ट एक ही साल तक मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी मार्कशीट अगले साल चला लो, फिर से रेस में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो मैंने फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरे 90% बने। 92 तो मेरे पहले ही आ गए थे, तब भी मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा था। ठीक है, फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, अब मेरे बने 95.6 परसेंटाइल। ठीक है, तो मैं इस मार्कशीट को उठाऊंगी और जोसा का मेरे पास ईमेल आएगा कि ये कॉलेजेस आपके हैं, आप चूज कर लो। और मेरे पास ये आखिरी साल था जब मैं इसके लिए ट्राई कर सकती हूँ, तो अब की बार जो मुझे कॉलेज मिलेगा मुझे लेना पड़ेगा। जो भी स्ट्रीम मिलेगी, चाहे मैकेनिकल मिले, सिविल मिले, कुछ भी मिले, लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट है। नहीं तो फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाइए, पैसे खर्चिए और अपनी मनपसंद स्ट्रीम पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो आपके नंबर के मुताबिक यही मिलेगा। ये हो गए आपके 3 साल के अटेम्प्ट। आप ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये दे दो, ये दे दो, ये छोड़ दो, ये दे दो, चलेगा। ये दे दिया, ये दे दिया, ये छोड़ दिया, चलेगा। मर्जी, जो भी होगा इन 3 साल के अंदर होगा। नहीं, उसका 12th में एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो कॉलेज लेने के लिए तो दोबारा NIOS से ओपन स्कूलिंग से 12th भर के अपने नंबर को इम्प्रूव करके कॉलेज में मार्कशीट लगा सकता है, पर अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, यहाँ मेरे 12th बोर्ड में 60% नंबर है। मैं पेपर तो दे ही रही हूँ, कोई रोक थोड़ी रहा है मुझे, पर 60% मार्कशीट यहाँ के कॉलेज में और यहाँ के कॉलेज में मान्य ही नहीं है, मिल ही नहीं रही। तो मैंने सोचा अटेम्प्ट तो है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस साल दोबारा 12 देती हूँ NIOS से, ओपन स्कूलिंग से। और ओपन स्कूलिंग से जब हम करते हैं तो परसेंटेज इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इस साल मेरे परसेंटेज आए 78%, पर मैं एक अटेम्प्ट खर्च कर चुकी हूँ। पेपर तो दिया था ना, 12th आपकी अलग चलती है, पेपर आपका अलग चलता है। पेपर का मतलब है कॉलेज तक जा पाओगे या नहीं। ठीक है, तो मैं 78 वाली मार्कशीट और इस साल का रिजल्ट लेके आप कॉलेज में अप्लाई कर सकती हूँ। मेरी 60% वाली मार्कशीट का अब कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पर ये अटेम्प्ट खर्च हो चुका है, दोबारा से मेरे 3 अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। मैं 12th रिपीटर हूं, तो ऐसे तो बच्चे बहुत बार रिपीट करके देते ही रहेंगे, ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? 12th में आप आ गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अगली बार आप जो सप्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम, क्या मतलब कुछ भी होता है ना, वो एक सप्लीमेंट्री होता है या फिर बैक आना बोलते हैं, राइट। आप 12th में काउंट हो चुके हो, तो आपकी गिनती जेई के लिए तो शुरू हो गई। किसके? मेन के? हाँ, तो 91 काउंट होंगे। बिल्कुल 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 कर सकते हो आप। समझ में आया? कोई क्वेरी है? मैं आपको बताती हूँ, पहले सबको पता होना चाहिए कि परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क क्या है, ये सबको नहीं पता होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो मैं इसे रब कर दूं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? पक्का? ठीक है, अल्फिया पक्का? फिर हाँ बोल सकते हो। हाँ, 11th के बाद कोई गैप लेना चाहे ले सकता है, 11th और 12th के बीच। अगर किसी को लगता है कि मुझे आगे प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगेगा। क्या प्रिपेयर करने के लिए? इसके लिए IIT के लिए
देखो, अगर आप 11th के बाद गैप लेते हो तो एक साल तक जो आपकी 11th पड़ी हुई है वो किसी काम आती नहीं है। हालांकि आप तो 10th के बाद सीधा भी 12th दे सकते हो ना। जो NIOS से भरते हैं वो 8th करते हैं, फिर सीधा 10th करते हैं, फिर सीधा 12th करते हैं। तो गैप तो आप कभी भी ले लो, पढ़ाई छोड़ दो, पर फिर वो 11th काउंट नहीं होती, उसमें कुछ आपको याद रहेगा नहीं और फिर वो पासिंग मार्क्स भी कम होता है। गैप तो आप कभी भी ले सकते हो। जब आप 12th भरोगे तब से ही दे पाओगे। हाँ, दे सकते हो, पर ऐसे बच्चे करते नहीं है क्योंकि फिर उनका टाइम खराब होता है। पढ़ाई छूट गई तो फिर छूट गई। ठीक है, अब सर ने एक पॉइंट रेज किया, एक होता है परसेंटेज और दूसरी बात बोली जो आपने हमारी वेबसाइट पे अगर देखी हो, रिजल्ट देखने को कहा था, जो ये 70%, 53.04%, 91.64% आप याद करके आए हैं, ये परसेंटाइल बेसिस पे निकाले गए हैं। क्या होता है ये परसेंटाइल, समझिए। परसेंटेज आप सबने 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस पढ़ी है। आपकी परसेंटेज की मार्कशीट बनती है। जैसे मैंने बोर्ड का पेपर दिया, बोर्ड में है मेरे 5 सब्जेक्ट, तो टोटल कितने हो गए, 500 नंबर का पेपर। ठीक है, मेरे टोटल सारे सब्जेक्ट में मिलाकर नंबर आए 400, तो मैंने 400 ऊपर रख दिया, 500 टोटल नंबर से डिवाइड करा, इनटू में 100। बताइए क्या परसेंटेज आएगी, 80। ये हो गई मेरी सिंपल सी परसेंटेज जो हर क्लास में हमें मिलती है। पर क्योंकि परसेंटाइल का रिलेशन आपके कंपटीशन एग्जाम से होता है, टॉपर से होता है, ठीक है, तो परसेंटाइल क्या होता है, मेरे आए हैं 400, सॉरी ये तो बोर्ड की बात कर दी मैंने, ठीक है, मान लीजिए मेरे नंबर आए हैं 280, डिवाइड बाय, मैं 500 नहीं रखूंगी, मैं डिवाइड बाय रखूंगी टॉपर के नंबर, कि सबसे बड़ा टॉपर कौन है जिसने मार्क्स ले आए हैं। सबसे बड़ा टॉपर है इस साल जो इस पेपर में गया है, उसके नंबर थे 498, टॉपर जो इस साल किसी ने टॉप किया है बोर्ड में या पेपर में, ठीक है। तो जब मैं नीचे 500 ना रखकर टॉपर के मार्क्स रख के ये देखूं कि टॉपर के मुकाबले मैं कहां खड़ी हूं, ठीक है, इनटू में 100, वो होता है आपका परसेंटाइल। समझ में आ रहा है, ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये स्कूल में हुआ करता है, जितने आपके मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू में 100, बात खत्म हो गई। पर जब हम कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, परसेंटाइल की बात करते हैं, तो हर चीज कट ऑफ या टॉपर से शुरू होती है। जितनी कट ऑफ उतने एडमिशन, ठीक है। जैसे आपने कॉलेज में अप्लाई किया होगा तो कट ऑफ लिस्ट आती है ना एक, राइट, तो आप वेट करते हैं उसका, ऐसे बच्चे इसका भी वेट करते हैं। तो इन कंपटीशन एग्जाम्स में जो टॉपर बच्चा, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स उस पेपर में उस साल गए हैं, हर बच्चे का रैंक, हर बच्चे का प्लेस, उसी को डिवाइड में रख के निकाला जाएगा कि ये टॉप है तो ये कौन से नंबर पे है, 1000वें, 1100, कौन से नंबर पे है, उसके मुताबिक जब आपको इवैल्यूएट किया जाता है वो होता है परसेंटाइल। याद रहेगा, ये शायद आपके टीम लीडर्स आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको इन दोनों का फर्क पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से रिजल्ट्स वगैरह भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर वेबसाइट पे हमने लिखा है कि 99.99 परसेंटाइल से ज्यादा बच्चे हमारे पास हैं, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा टॉपर हमारे पास ही हैं। समझ रहे हैं आप, इससे ऊपर परसेंटाइल तो वो है जो हमें शॉर्ट पता है कि एडवांस में जाने वाले हैं और वो टॉप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट्स भी एक्सप्लेन किए जाते हैं और वेबसाइट और जहां और जगह आप देखें, ये फर्क आपको याद रखना है। वो मोशन का सिलेक्शन रेशियो है। पर अगर मेरे को मैंने जैसे 4 फोटो लगी हुई है वेबसाइट पे, रिजल्ट पे, अगर आपने वेबसाइट खोली हो तो 4 फोटोज बनी हुई आ रही हैं बच्चे की। 3 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, 1 बच्चा हिंदी मीडियम का है, उसके साथ में उसकी परसेंटाइल लिखी हुई है कि वो टॉपर के मुकाबले कौन से नंबर पे है। पर अगर मैं बोलूं मोशन का रिजल्ट 70% सिलेक्शन रेशियो है, मतलब मेरे पास ऐसे 70% बच्चे हैं जो टॉप कैटेगरी में मेरे पास ही बैठे हुए हैं और मैंने ही उन्हें कॉलेज में पहुंचाया, तो ये मोशन का रेशियो है। पर जो यहां लिखा हुआ है उनका रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट तो परसेंटाइल में ही होगा।
मोशन का परसेंटेज में है कि 100 बच्चा आया था, 70 मैंने अच्छे नंबरों से पास करा के सिलेक्ट करा दिया, तो मेरी परसेंटेज हो गई कि मोशन इतने बढ़िया तरीके से कर रहा है। पर कितने बच्चे उसमें से कितनी परसेंटाइल होल्ड करते थे इंडिया के मुकाबले, वो चीज बच्चों का रिजल्ट बताती है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? बच्चों को तो ऑलरेडी पता है, आपको समझना है, ठीक है? पक्का? शक्लें से तो लग तो नहीं रहा कि हाँ हो गई है। पता लगे टीएल ने पूछा है, याद तो था, मतलब बताया तो था पर आ नहीं रहा, ऐसे नहीं करना है, याद रहेगा। आवाज में ही कॉमन यस नहीं है, डाउट ही हो रहा है मुझे तो। ठीक है, इस स्लाइड को आगे चल सकते हैं। अब जब आपने क्राइटेरिया देख लिए, जेई मेन का पेपर कब कहाँ कितनी बार होगा, अब देखिए एक बेसिक सी चीज, ये जेई मेन का पेपर होते कितने नंबर का है। अब हमें ये देखना है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, यहाँ देखिए ये है जेई मेन का पेपर पैटर्न। सबसे पहले पेपर पार्ट 2 2B, इन दोनों से हमारा कोई रिलेशन नहीं क्योंकि इसकी तैयारी हम कराते ही नहीं है, राइट। बच्चे हमारे पास इस वाले हिस्से की तैयारी करने आते हैं, यानी कि पेपर 1 जिससे बीई या बीटेक में एडमिशन होता है। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 2 सेक्शन होते हैं बच्चों के उस पेपर में। पहले सेक्शन में 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं सॉरी, और दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगेन 20, इस 10 में से कोई भी 5, इस 10 में से कोई भी 5। सेक्शन बी में अक्सर ऑप्शन होता है। तो टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस। आए कितने हैं? 90। करने कितने होंगे? 75। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेई मेन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? 75। टोटल क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? 90, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का मार्क्स मिलते हैं अगर वो सही है तो मैं 75 इंटू 4 कर देती हूँ, तो जेई मेन का पेपर होता है 300 नंबर का, राइट। हालांकि 90 इंटू 4 करना चाहिए 360, पर जब अटेम्प्ट ही 75 करने हैं तो मैं उसके हिसाब से ही तो अपने मार्क्स कैलकुलेट करूंगी, इसीलिए 75 इंटू 4 करके 300 में से ही मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन होता है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में 10 में से 5 करने होते हैं। टोटल हो गई 75। सही आंसर के 4 नंबर, गलत आंसर के -1। नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी अगर कंपटीशन एग्जाम है तो। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। क्या? हाँ, 75 मार्क्स नहीं, 75 क्वेश्चंस जी, ये करने हैं, काउंट नहीं होंगे, कर ही नहीं पाओगे। हाँ, कर ही नहीं पाओगे आप। जैसे आपको एक आपका पोर्टल शुरू हुआ है, उस पर 10 क्वेश्चन है, जैसे ही आपने 5 अटेम्प्ट कर लिए, अगला अटेम्प्ट वो बैन कर देगा, वो करने ही नहीं देगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, यू कैन नॉट मेक मल्टीपल एंट्रीज। 5 के बाद ब्लॉक हो जाएगा कि ठीक है अब डायरेक्टली आप सबमिट करिए, तो एंट्री हो ही नहीं पाएगी। अगर ये हार्ड कॉपी वाला पेपर होता तो बच्चा कर भी देता है कि मैंने ऑप्शन वाला भी कर दिया क्वेश्चन, पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। 5 एंट्रीज के बाद इट विल बी ब्लॉक, सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। मैं छोड़ सकती हूँ, मुझे 75 क्वेश्चन आते ही नहीं है, मैंने 60 ही करे हैं, बढ़िया है, कम से कम नेगेटिव मार्क्स तो नहीं कटवाओगे ना, जितने आते हैं उतना करो, ठीक है। पर उनके मुताबिक आपको कितने करने चाहिए? 75 आपको करने होते हैं। अब आपकी मर्जी, आप 75 के 75 पूरे कर दो या कम कर दो और छोड़ के आ जाओ, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये 300 मार्क्स का पेपर होगा। ये पेपर बेसिकली 3 घंटे का होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है। अब एक जगह पे इतने सारे लाखों कंप्यूटर रखना तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए इसको शिफ्ट में करवा देते हैं। आधे बच्चे सुबह देने आ जाओ, आधे बच्चे शाम को देने आ जाओ। तो इसकी 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग में ये अक्सर 9 से 12 के बीच में जितने बच्चों को बिठाया जाता है पेपर हो जाता है, ठीक है। एंड देन इवनिंग शिफ्ट लगती है, फिर उसमें पेपर का दूसरा सेट आता है और उसके बेसिस पे बच्चे पेपर देते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे हैं और इतने सारे कंप्यूटर भी तो अवेलेबल होने चाहिए, सेंटर भी तो होने चाहिए कि मैं सबका एक ही दिन में खत्म कराऊं। इसीलिए ये पेपर 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक चला था। आधे बच्चे 24 को फ्री हुए, फिर कुछ बच्चे 25 को फ्री हुए, किसी का 26 में आया, शिफ्ट बढ़ गई क्योंकि लाखों बच्चे हैं। और अप्रैल में जो ये पेपर होने वाला है 1 से 15 अप्रैल,
सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने जो शिफ्ट बनाई है 2 शिफ्ट, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, इसलिए ये 15 दिन तक चलेंगे। समझ रहे हैं आप? हर अलग अलग सेट आएगा। तो ये वाले हिस्से की तैयारी हम करते हैं। तो ये शिफ्ट बेसिस पे होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 300। ये आपको याद रखना है, बाकी दोनों तो हमें इग्नोर ही करने हैं। कोई कंफ्यूजन? श्योर? इतना ही पढ़ना था आपको जेई मेन के बारे में, ठीक है? इतना ही आपको जेई मेन के बारे में आइडिया होना चाहिए, कोर्सेज सेल करने के लिए, समझने के लिए, आगे चल के मेंस के लिए इतना बहुत है। अब पढ़ते हैं एडवांस के बारे में, वो भी इतना ही ब्रीफ रहेगा, ठीक है? इससे ज़्यादा ब्रीफ होगा बल्कि। देखिए, जेई एडवांस का पेपर हमने कल भी पढ़ा था, आज भी रिवाइज किया। कौन कराता है? टॉप 7 आईआईटी के नाम लिखे हुए हैं। हर साल इसमें से कोई एक आईआईटी इसका पेपर करवा रही है। आपने ही कंफर्म किया है आईआईटी मद्रास इस साल कराएगी, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर है ये। देन एलिजिबिलिटी पे फोकस करिए, इसको हमें समझना पड़ेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कल एक डेटा दिखाया था कि जेई मेंस में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो 9 लाख या 10 लाख बच्चा करता है, बताया था। बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और मेन के पेपर में बैठ गए, पास होकर बच्चे निकले 6 लाख, अप्रोक्सीमेट आइडिया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, फिर और बच्चे निकले और छटा के बच्चे आ गए 5.5 लाख। पर ये पास तो हो गए, सभी बच्चों को एडवांस में जाना अलाउड नहीं है। इतनी सीट्स ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, तो कैसे भेज दें? तो आप ये याद रखिए, सिर्फ टॉप 2.5 लाख बच्चों को ही अलाउ किया जाएगा कि वो उस साल एडवांस का पेपर दे पाए। यहाँ कितने भी बच्चे पास करके बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कितने जाएंगे? टॉप 2.5 लाख। और इन टॉप 2.5 लाख में वो सभी बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी है, एसटी है, सब मिला के। इससे ज़्यादा एक साल में एडवांस का पेपर कोई बच्चा नहीं दे सकता, ये लिमिटेशन है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जेई एडवांस में कौन बच्चे बैठ सकते हैं या कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो आपको आंसर देना है कि पहले तो जिन्होंने जेई मेंस पास किया हो और पास करने के बाद वो टॉप 2.5 लाख में आए हों, तभी वो एडवांस का पेपर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्लियर? ये चीजें आपसे कंफर्म की जा सकती हैं, ठीक है? नाउ अगली लाइन देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब हमने देखा था कि ये जो मेन का पेपर था उसमें तो 3 साल की बात हुई थी, पर एडवांस के पेपर में ये बात 2 साल के लिए ही हो रही है। कि मतलब दूसरे कॉलेज में तो आप 3 साल तक भी ट्राई कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनआईटी में, जीएफटीआई में, ठीक है, या फिर ट्रिपल आईटी में, आईआईईएसटी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर आईआईटी वालों की ही रिस्ट्रिक्शन है। आईआईटी में जाने के लिए 2 साल ही मौका मिलेगा, वरना भूल जाओ। 2 साल में आप पेपर निकाल गए, बहुत अच्छी बात है, देन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और बच्चे भी तो लाइन में हैं जिनको अपनी आईआईटी के लिए ट्राई करना है, तो 2 साल आपको 2 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। तो 1 साल आपने किया, बड़ी मुश्किल से तो मेंस पास करके एडवांस तक आए थे, पर एडवांस सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, टॉप 2, इतना इजी नहीं है इसे क्लियर करना। यहाँ पे आने के बाद भी बच्चे हार मान जाते हैं और पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते, मायूस होकर अगले साल फिर आते हैं। फिर जेई मेन क्लियर किया, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, फिर मेंस क्लियर करके फिर से टॉप 2.5 लाख में आए, फिर से पेपर में बैठे, यहाँ पे आके शायद अगर अच्छा पेपर हुआ तो शायद उसे कॉलेज मिल जाए, नहीं तो बहुत बच्चे हर बार खाली ही जाते हैं क्योंकि सीट्स नहीं हैं, इतने कॉलेज नहीं हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप आईआईटी तो भूल जाओ, एनआईटी ले लो, जीएफटीआई ले लो या प्राइवेट कर लो, आपकी मर्जी। आईआईटी का रास्ता 2 साल के बाद आपसे बंद हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि और 12th के बच्चे भी हर साल पास करके आएंगे, कंपटीशन इसलिए ज़्यादा होता है। इसी मायूसी की वजह से, क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट है, 2 बार से ज़्यादा मुझे पेपर में बैठने ही नहीं देंगे, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार अपने आप को नीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बायो पढ़ने लग जाते हैं और बायो का पेपर देने लग जाते हैं। इसके बारे में हम कल बात भी करेंगे, ठीक है। तो 2 साल लगातार आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने गैप दिया तो चांस गया, बात खत्म, आईआईटी भूल जाइए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, राइट। देन फाइनली एडवांस के बाद भी हमें बीटेक की डिग्री मिलती है, बस कॉलेज बदलता है, बढ़िया कॉलेज एडवांस के बाद ही मिलता है, राइट। तो आपको वो डिग्रीज मिल जाती हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बच्चे की मर्जी है, अगर वो एडवांस तक नहीं जाना चाहता तो मेंस के बेसिस पे कॉलेज ले ले और बात खत्म कर दे। उसी की जिद है कि आईआईटी ही करना है, तो फिर एडवांस का पेपर हर बार जितनी बार भी क्लियर नहीं होता, शुरू से दोबारा मेंस पास करके फिर एडवांस देना होगा। दोनों बार मौके मिलते हैं कि कॉलेज ले लो और बात खत्म कर दो। जो बच्चा ले लेता है वो ओके। आगे चले, इसमें कुछ लिखना या स्क्रीनशॉट लेना है तो बताइए। अब आप देखिए, ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है, ठीक है। इस साल होगा 26 मई को, अगले साल का कब होगा देखेंगे, राइट। पेपर पैटर्न अब आप याद रखिए, ये 2 हिस्सों में होता है। पहले बच्चे को इतना आसान नहीं है ना, पहले पेपर 1 देना पड़ेगा, उसी दिन थोड़े से 3 घंटे का तो ये पेपर 1 होता है, फिर थोड़ा सा बीच में गैप मिलता है, रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, फिर पेपर 2 होगा। जब तक ये दोनों पूरे नहीं होंगे तब तक जेई एडवांस का पेपर होता नहीं है, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं, ठीक है। तो जेई एडवांस का पेपर हो गया 6 घंटे का, ठीक है। तो बच्चे को पार्ट्स में ये अटेम्प्ट करना होता है और फिर इसमें पास होना तो एक अलग लेवल है, राइट। तो इसीलिए ये 2 पार्ट्स में पेपर होता है, दोनों क्लियर करके टोटल 6 घंटे का पेपर आप खत्म करिए, फिर इसका रिजल्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि आप पास भी हुए हैं या नहीं, राइट। इसमें 3 ही सेक्शन, अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जैसे जेई मेन में होता है वैसे ही एडवांस में होता है। कंप्यूटर बेस्ड है और 26 मई को इस साल होगा। इसमें भी जो कॉलेज होते हैं वो जोसा ही दिलाती है, मेंस के बेसिस पे आओ या एडवांस के बेसिस पे, यही बताएगी। इतना ही बेसिक आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट सेल्स के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस जेई नीट को आप जब बच्चा बोल रहा है तो समझ लो कितना टफ है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, तभी हम उसे समझा पाते हैं। इसमें कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। नहीं, ठीक है, चल सकते हैं आगे। अब मेन का पेपर पैटर्न देखा था तो एडवांस का भी देखिए। सबसे बड़ी बात, एडवांस का पेपर पैटर्न फिक्स होता ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि एडवांस का पेपर कितने नंबर का होता है, तो आप कभी भी इसका फिक्स जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हर बार इसको अलग आईआईटी बनाती है। अब एक आईआईटी का मन किया उसने 52 क्वेश्चन डाल दिए, एक आईआईटी का मन किया उसने 58 क्वेश्चन डाल दिए, किसी आईआईटी का मन किया तो उसने 50 ही डाले, राइट। हर आईआईटी का अपना अपना पैटर्न है, इसीलिए तो ये टफ होता है कि हर बार इसे कोई नया पर्सन बना रहा होता है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड नहीं है। तो अगर मुझे वो ही नहीं पता तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? इसीलिए कहा जाता है कि जेई एडवांस का पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता, यही आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। और जेई एडवांस 2 ही लैंग्वेज में होता है, ये मेंस की तरह 13 लैंग्वेजेस में नहीं होता। एडवांस सिर्फ इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को दूसरी अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी में ही कॉलेज चाहिए, तो फिर उन्हें तो जेई मेन के बाद ही अपना कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर वो हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल ही नहीं है तो फिर वो एडवांस का पेपर दे ही नहीं पाते। जैसे गुजराती है, उर्दू है, असामीज़ है ना, अगर ये वाले बच्चे हैं इनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती ढंग से, तो फिर वो ये पेपर नहीं दे सकते, उन्हें मेन के बेसिस पे ही लेना पड़ता है। तो याद रखिए, मेन होगा 13 लैंग्वेजेस में और एडवांस होगा इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। और कितने देर का होगा? 6 आवर्स का।
3 आवर्स के 2 पेपर होते हैं तो 6 घंटे का पेपर होगा। इतना याद करना इसके लिए काफी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ जी। हम्म नहीं, चेंज होता रहता है, कर सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, कर सकते हैं, सब हो सकता है। इसीलिए इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। सिंगल डिजिट के आंसर वाले अलग हैं, नॉर्मल सब्जेक्टिव आंसर के अलग हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन के मार्क्स अलग होते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, इसलिए इसको हर साल IIT अलग से डिज़ाइन करता है और बच्चों को टेंशन तो जाहिर सी बात है होगी। ठीक है, अब हमने जेई मेन पढ़ लिया, कौन करवाता है, जेई एडवांस देख लिया, मार्क्स देख लिए, कब कितनी बार दिया जा सकता है ये भी समझ लिया। अब सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब हम बात कर ले थोड़ी सी कॉलेज और उसकी सीट्स की। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 23 IIT कॉलेज हैं बस, जिसके लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 2023 के मुताबिक 17,385 सीट्स हैं। अब 2024 में अगर ये बढ़ जाए तो बात अलग है। अभी तक का जो अपडेट है जनवरी तक का, उसमें इतने कॉलेज हैं और उसमें इतनी अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं। ठीक है, अगर मैं NIT कॉलेज की बात करूं तो 31 है और उसमें अप्रोक्सीमेट इतनी सीट्स हैं। फिर आए GFTI मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाले, CGFTI मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, वो है 32 और उसमें इतनी सीट्स हैं। फिर आता है IIIT, ये बैंगलोर में है, ठीक है, और बहुत सारी जगह पे इसके हैं 26 कॉलेज, इतने। ये डेटा है गवर्नमेंट कॉलेज और उसकी सीट्स का, मैंने प्राइवेट तो गिने ही नहीं है, फाइट तो इसी के लिए कर रहे हैं ना, तो यही वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखने हैं ये 3, ये पूछे जाएंगे आमतौर पे जब आप TL से मिलते हो या किसी फाइनल इंटरव्यू में किसी भी मैनेजर से मिलोगे, वो कैजुअली ही पूछ लेंगे, अच्छा ये बताइए कि आपको पता है कि NIT कॉलेज कितने हैं इंडिया में। अगर आपको गिनती नहीं पता होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतने बच्चे किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, इसे आप भूल नहीं सकते, पूछा जाएगा ना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए सो दैट यू वोंट फॉरगेट। ले लिया है स्क्रीनशॉट? चलिए, अब क्योंकि आपको कुछ कुछ कॉलेज के नाम भी याद करने हैं तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट लाई है जिसमें टॉप 7 IITs के नाम हैं और इसका रैंक है। अब रैंक कौन दे रहा है उसको मैं आपको समझा देती हूँ। पहले आपको ये 7 नाम याद होने चाहिए कि भाई टॉप में आती कौन सी है। ठीक है, पहले आती है मद्रास, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी। लास्ट ईयर ये पेपर गुवाहाटी ने कराया था, इस साल मद्रास करवा रही है, आगे देखेंगे। 7 टॉप के तो याद रखो, सारे 23 के 23 तो याद करने नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 7 ही IIT हो जाएंगे। मैं याद सिर्फ 7 करवा रही हूँ, होते तो 23 हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक, जब आपसे पूछा जाए कितने IIT हैं, 7 है, सबसे बड़ी गलती होगी जब बताए ही 23 है। 7 तो सिर्फ याद करने के लिए दिए हैं। ठीक है, NIRF आप देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल कॉलेज को इवैल्यूएट करती है, सारे, ठीक है, इंजीनियरिंग के सारे कॉलेज, IIT, NIT, GFTI, कौन सा कॉलेज कौन से रैंक पे आएगा वो ये डिसाइड करती है। और किस बेसिस पे? रिजल्ट्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, पढ़ाई, हर तरीका देखा जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले नंबर पे आएगा और कौन 10वें नंबर पे आएगा। वो कौन बताता है? NIRF। इसी का काम है कॉलेज को रैंक देना। आप गूगल पे जाके लिस्ट सर्च करते हैं ना, टॉप बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर इंजीनियरिंग, वो इसी के थ्रू रैंकिंग अप्रूव्ड मानी जाती है। ठीक है, रैंडम तो बहुत सारी वेबसाइट के मिल जाएंगे, वो ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ नहीं है, ये ट्रस्टेड अथॉरिटी है, इसी की रैंकिंग फॉलो होती है और बच्चे इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि इसका काम ही यही है, रैंक डिसाइड करना और चीज़ों को इवैल्यूएट करना। ठीक है,
ये टॉप 7 IIT के नाम थे और अब ये नाम है टॉप 7 NITs के। इसमें से NIT ट्रिची बहुत ही अच्छी NIT मानी जाती है। आप देखिए 1 से 100 की गिनती में 8वें नंबर पे कौन खड़ा है? NIT ट्रिची। मतलब 8वें नंबर पे कोई IIT नहीं है, 8वें नंबर पे कौन है? NIT। मतलब ये सच में बहुत अच्छी NIT है जिसने बाकी IITs को बीट कर दिया है। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि ये सबसे ज्यादा टॉप मानी जाती है, जिसका इसमें एडमिशन हो गया वो बाकी की IITs की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट्स, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की बहुत सारी चीजें बाकी IIT से बढ़िया हैं। तो अगर मुझे 20वें नंबर की IIT मिल रही है और मुझे 8वें नंबर पे NIT मिल रही है तो मैं NIT ही लूंगी। बच्चे यही करते हैं, रैंकिंग के मुताबिक ही तो पता चलेगा। खाली IIT का टैग मैटर नहीं करता है, उसका रैंक भी मैटर करता है कि वहाँ प्लेसमेंट्स होती कितनी है और भी चीज़ें जो वहाँ सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैंकिंग है। इसके आप 4-5 नाम याद करिए और टॉप 7 IITs याद करनी ही करनी है। ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है कि भाई आप मुझे 3-4 IITs और NITs के नाम बताओ। क्लियर? यही चीज़ें हमें JEE के बारे में, मेन और एडवांस के बारे में डिस्कस करनी थी। अब आप लोग 10 मिनट का गैप लेंगे, जितना आपको लिखवाया है पहले उसे पढ़िए। मैं अभी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको कुछ कुछ याद है, कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, क्लियर करेंगे, देन आप अपना ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, बट पहले पढ़िए जो जो आपने डेटा आज सुना है, मेन के बारे में, एडवांस के बारे में, एक रिवीजन होगा, देन ही आपको ब्रेक मिलेगा। ओके।